गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से युक्ति आईएएस को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर और हमें विजिट कर वहाँ देख सकते हैं वेबसाइट पर डेस्कटॉप मोड में। तो हमें सभी जगह आप पा सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है या टेलीग्राम पर जाकर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा तो हमें वहाँ पाइएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना की जो सूची थी वो जो आंकड़े थे वो जारी कर दिए गए हैं। तो यह टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर 2 राष्ट्रीय मुद्दे जनहित कार्यक्रम के जुड़े हुए टॉपिक से जरूर पूछा जा सकता है। जैसे कि इस आंकड़े के आते ही अन्य राज्यों में बहुत से आंकड़े प्रस्तुत करने की बात की जा रही है कि जातिगत जनगणना के संदर्भ में आंकड़े आए, जातिगत जनगणना कराया जाए। तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा कुछ दिनों में। तो यह टॉपिक वहां से पूछा जा सकता है। वैसे बिहार के लिए बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही टॉप ट्रेंड वाला लगातार इंटरव्यू में हमारे द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे। तो ध्यान रखिएगा, उसी संदर्भ में इन चीज़ों को देखिएगा। बहुत से पीटी फैक्ट भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जातिगत जो बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट 13 करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या, ये बातें की जा रही है। जिसमें आंकड़े दिए गए हैं, केवल आंकड़े को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आंकड़े आपको इस संदर्भ में होंगे। मैं कुछ इसके पक्ष विपक्ष की बातें करूंगा। जैसे कि यहाँ पर बातें की जा रही अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36.01%, लगभग 470 करोड़ के आसपास। पिछड़ा वर्ग बीसी के संदर्भ में 27.12% है, जो आपको 3.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या। इसकी अनुसूचित जाति की बात करें हम 19.65%, जो 2.56 करोड़ के आसपास जनसंख्या इनकी है। अनारक्षित तथा जनरल यहाँ पर बिहार में 12% 4.2% से लेकर 2 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या है। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति की भी बात की जा रही है। अगर हम जातिगत बात करें जातियों के आधार पर कि जाति में यादव सबसे ज्यादा है, लगभग 14%। जो उनकी संख्या के संदर्भ में देखा जाए 1.86%। इसी तरह बहुत सी संख्या है। और आप ध्यान रखिएगा, जो कुर्मी की बात की जाए, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, 2.87% उनकी जनसंख्या पाई जा रही है, अर्थात उनकी हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर बात यह किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना आने के बाद की स्थिति क्या है। तो हिंदुओं की बिहार में संख्या कितनी है? 10 करोड़ के आसपास, 10.71% और 81.99% है। इसी प्रकार से अन्य चीजें हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, याद है, कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का मुद्दा जोर से उठने वाला है कि क्या अब अल्पसंख्यक मुसलमान रह गया है। राज्यों में बात की जाए या देशीय स्तर पर बात की जाए, अब यह द्वितीय सबसे बड़ी जाति बन गई है, अर्थात धार्मिक संप्रदाय बन चुका है राज्य का। तो क्या इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? जबकि ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों की बात की जाए तो वो 1% से भी कम उनकी हिस्सेदारी है राज्य की जनसंख्या में। तो मैंने कुछ माह पहले ही आप लोगों को बताया था कि यह उस प्रकार का छत्ते में जातिगत जनगणना उस प्रकार का तीर है जो मधुमक्खी के छत्ते में तीर मारने के समान होगा, जो अंततः आपको ही काटेगा। तो कुल मिलाकर बात अभी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी होंगी जो राजनीतिक जनगणना के राजनीतिक दूरदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप और जातीय पहुंच को स्थापित करने के लिए जातिगत जनगणना का तो बात कर ही रही है, पर कुछ ऐसी भी पार्टियां होंगी जो इस मुद्दे को लेकर उठाएंगी। तो अब राज्य के पास कौन से ऐसे अधिकार क्षेत्र होंगे जो इस प्रकार के आंकड़ों का तालमेल बैठा सकेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जातिगत जनगणना के बाद जातियों की या धार्मिक संप्रदायों की भूमिका किस रूप से उभरी है। तो सबसे पहले कि आपको यही देखना होगा, बाकी चीजें तो चलिए ठीक है,
कि जातीय जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी राज्य में दूसरी बड़ी जनसंख्या कोई मुस्लिम समुदाय है, तो क्या वो अब अल्पसंख्यक रहेगा? और यही प्रश्न मैं कुछ 1 से 2 महीने पहले आप लोगों से दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में कहा था। तो आप लोग को याद रखना उन सभी आंकड़ों को, जो तथ्य मैंने बताए थे, कि इससे कहीं न कहीं एक प्रश्न और भी उभर कर सामने आएगा इनकी यथा स्थिति के बारे में। ऐसे ही अन्य राज्यों में जब होगी जातिगत जनगणना, मान लीजिए केरला में हुआ, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, या अन्य राज्यों में होगा जहां पर हिंदू संप्रदाय अल्पसंख्यक होगा, तो क्या राज्य के द्वारा उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा? तो यह प्रश्न पहले भी विवादित रहा है और इस पर मैंने आप लोग को लेक्चर भी लिया हूं, तो इसे ध्यान रखिएगा, उस मुद्दे के साथ इसे जोड़कर देखिएगा। बाकी चीजें सब सही हैं कि हाँ, यहाँ पर जातियों का प्रतिशत बढ़ेगा, जाति को हम जाति आधारित योजनाओं को स्थापित कर पाएंगे। हालांकि हमारा संविधान जाति को बढ़ावा नहीं देता है, पर जातिगत हितों के संदर्भ में हमें लोगों के हितों के संदर्भ में जातिगत पहुंच को स्थापित करके उत्थान भी कर सकते हैं। ऐसे सामाजिक न्याय के संदर्भ में इसे देखा जाता है। पर मेरा स्पष्ट मानना है कि जाति को स्पष्टतः अब निःशुद्ध रूप से रोकने की आवश्यकता है। अगर जातिगत व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित किया जाएगा तो देखिए फिर से 10 से 15 वर्ष के बाद वही स्थिति आएगी जो पूर्व में 20 से 25 वर्ष पहले बिहार में हुआ करती थी, जहां पर जातिगत लड़ाइयां होती थी, जातिगत आधार पर, संप्रदाय आधार पर आर्मी बनाया गया था, तो उसे एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए बहुत सी चीजें हुई थी। जो हमारा बिहार का इतिहास बहुत ही पिछले 30 साल जो रहा है, जो 70 से लेकर 1970 से लेकर 1970 से लेकर 2010 तक का दौरा जो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से चीज़ों को लेकर प्रभावित रहा है, जातिगत चीज़ों को संदर्भित करते हुए। तो कहीं ना कहीं वो भी मुद्दे उठने के व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए कायम किया जाएगा, क्योंकि अब है कि यादव सबसे बड़ी जनसंख्या है, इन्हें राज्य पर प्रभुत्व अपनी स्थापित करने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि जितनी जिसकी जातियां उसको उतना अधिकार दिया जाएगा। दूसरे ऐसे ही अन्य जातियां अब है कि जो कम होंगी वो अपने को सशक्त करने के लिए संगठित करने का प्रयास करेंगे, तो वो राजनीतिक रूप से संगठित होगी, आर्थिक रूप से होगी और धार्मिक रूप से संगठित होगी, और मोर्चा बंद अपने आप को सशस्त्र रूप से भी कर सकती है, जैसे कि बिहार का पूर्ववर्ती इतिहास रहा है। ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यह इससे नकारा जा सकता है कि जातियां पुनः संगठित नहीं होंगी, बिल्कुल संगठित होंगी। इसके पक्ष विपक्ष दोनों के मुद्दों को देखते हुए हमें आगे बात करनी होगी। कुल मिलाकर बात की जाए, 18% अल्पसंख्यकों में जो 17.70% केवल अकेले मुसलमान है। मैंने यही बातें अभी कर रहा हूं कि यह एक ज्वलंत मुद्दा उभरेगा। जिन जिन राज्यों में यह आंकड़े आएंगे और वहां पर मुसलमान की स्थिति होगी तो आप लोग कम अधिक होगी और अन्य अल्पसंख्यकों की अधिक होगी, तो मुसलमान के अल्पसंख्यक दर्जे पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। तो दो तीर से क्या होंगे, निशाने लगाए जा सकते हैं कुछ लोगों के द्वारा, और ये लाजमी है। मेरा भी स्पष्ट मानना है, शुरुआती दौर में, शुरुआती संदर्भ इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था शुरुआती तौर पर, जब वो अल्पसंख्यक एक्चुअल में थे, पर इनकी संख्या वर्तमान में 17 से एबव हो चुकी है, जो द्वितीय सबसे बड़ी। तो राज्य स्तर पर इनको अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे वापस लेकर इन्हें अलग दर्जा देना चाहिए, मुझे यह मानना। जैसे अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है तो इनको लिए एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक का वास्तविक लाभ अब ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों को मिलना चाहिए, जहां मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि इनकी सशक्तिकरण अब 17.70% तक आ चुकी है। अब इन्हें अन्य वैकल्पिक रूप से इन्हें मुहैया कराना चाहिए। जैसे अल्पसंख्यक हिंदू बहुत से अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक तरीके से उनको लाभ दिया जा रहा है, वैसे मुसलमानों के लिए भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर जातिगत तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए क्लियर, हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले नीचे हम आज बिहार वाला टोटल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, क्षेत्रीय दरों पर भारी पड़ सकती है गणना।
रीजन उसके पीछे है या किसी भी एक प्रदेश या गठबंधन तक सीमित नहीं रहेगा। इस हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड के अतिरिक्त महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इसकी मांग उठने लगी है। जातिगत जनगणना के जो अवसर मैंने आप लोगों को बताए हैं, यहाँ पर जातिगत जनगणना के बाद जिसकी जातियां सबसे अधिक होगी वो सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ेगा, जो जो वर्चस्व की स्थिति में आएगा, और जो सबसे कम जातियां होंगी, वो हर राज्य की बात हो रही है, वो सबसे कम जनसंख्या अपने आप को मजबूत करने के लिए तालबंद या गोलबंद होने की व्यवस्थाओं को स्थापित करें, जो पूर्ववर्ती समय में हमारे राज्यों की सबसे बड़ी समस्या रही थी। हर राज्य का, ऐसा नहीं कि बिहार में ही जातिगत विवाद हुआ करता था, हर राज्य में ऐसी स्थितियां कमोवेश अधिक कम हुआ करती थी। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कर्नाटक में तो एक दशक पहले ही यह आ चुका था, जनगणना कराया गया था, पर वो रिपोर्ट जारी नहीं कर पाया था, इसलिए बिहार प्रथम ऐसा राज्य बना जो जातिगत जनगणना को सार्वजनिक उसके आंकड़े किए हैं। तो यह आंकड़े याद रखिएगा। हालांकि इससे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे पूर्व किस राज्य ने जातिगत जनगणना कराई थी? तो कर्नाटक कराई थी, यह याद रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। ऐसे गलत मत मार के आ जाइए कि बिहार ही कराया है, ठीक है ना। आंकड़े जारी किया है बिहार सबसे पहले, जातिगत जनगणना कराकर आंकड़े जारी किया है बिहार, पर कर्नाटक ऐसा राज्य था जिसने पहले ही जनगणना करा चुका है, पर आंकड़े उसने रिलीज नहीं किया। तो पहला राज्य तो आपको क्या होगा, कर्नाटक ही होगा जो जनगणना कराया था। अब आंकड़े प्रस्तुत करने वाले की श्रेणियों में बिहार प्रथम राज्य हो गया, इसे याद रखना है, अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 40 दिनों में हुई है 13.07% करोड़ की जनगणना। अब एक सेकंड, मैं तो ये चीज बोलना ही भूल गया, रुक जाइए। ये जो टॉपिक था इसमें क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ सकती है जनगणना। तो देखिए, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति करने वाले अधिकतर क्षेत्रीय दलों, जिनकी परंपरा नारा रहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यह मैंने जो शुरू में ही ये लाइन बताया, जिसकी जितनी संख्या होगी वो उतना ही हिस्सेदारी मांगेगा, वो उतना ही वर्चस्व का सिद्धांत लागू करना चाहेगा। तो यह नारा पुनः जीवित होगा, इसलिए गड़े हुए मुर्दे को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे समझने का प्रयास आप लोग को भी करना होगा। सभी फायदे इसके नहीं है, बहुत से डिमेरिट्स भी हैं। फायदे आपको केवल यह होगा कि हम लोगों तक पहुंच पाएंगे योजनाओं को लेकर, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत से कारक थे जिसके आधार पर हम योजनाओं को पहुंचा सकते थे, त्वरित न्याय कर सकते थे, पर इसके पीछे एजेंडा के तौर पर हम यह भी देख सकते हैं कि यह इस प्रकार के स्लोगन पुनः जीवित हो जाएंगे। इस प्रकार के स्लोगन अगर पुनः जीवित होते हैं, राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूपीकरण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। इसके संदर्भ को देखिएगा। इस राजनीति में वर्चस्व वाली जातियां, अभी मैंने वर्चस्व का सिद्धांत बोला, देखिए वर्चस्व वाली जातियों की भूमिका सीमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे ब्राह्मण, राजपूत जैसे जो कम ओहदे के, कम जनसंख्या जिनका रह गया, जो पूर्ववर्ती दौर में ज्यादा वर्चस्व रखती थी, उनकी संख्या कम होगी, उनकी हिस्सेदारी कम होगी, तो वो खुद को गोलबंद और लामबंद करेंगे। तो इस तरीके से हिंसा, जातिगत हिंसा पुनः बढ़ने की संभावना देखी जाए। अभी हालांकि तौर पर यह प्रारंभिक दौर पर है, पर जब इसके असर 10-15 साल में होंगे, उसके असर आपको देखने को मिलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव इम्पैक्ट कितना अधिक पड़ता है, यह राज्य के नेतृत्वकर्ता पर डिपेंड करेगा कि वो समायोजन कैसे करते। इस सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। लोकसभा, विधानसभा चुनाव में अपनी आबादी के अनुरूप टिकट की मांग करने लगेंगे। जैसे यादव सबसे ज्यादा सीट मांगने लगा, वो हर राज्यों में स्टार्ट हो जाएगा, हर जातियां ऐसा करना शुरू कर देगी। तो यह कहीं ना कहीं हम राज्य, देश को और उसके संबंधित राज्यों को कहीं नए एक मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने, अब सभी लोग जातिगत जनगणना की मांग करेंगे। जातिगत जनगणना मुख्य चुनावी एजेंडा बनेगा, और इस आधार पर हम और भी चीजें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में कितने चरण में हुआ, कब प्रस्तावित हुआ, पीटी फैक्ट के तौर पर इसे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से पीटी आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि जातिगत जनगणना के प्रस्ताव 18 फरवरी 2019 को विधानसभा विधान परिषद में पारित किया गया। ये आपको एक पहला पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है। दूसरा पीटी फैक्ट यह पूछेगा 1 जून 2024 को सर्वदलीय बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
कि जाति की जनगणना बिहार में होना चाहिए। 2 जून 2022 के द्वारा राज्य के मंत्री परिषद जो परिषद है द्वारा निर्णय लिया गया। 2 चरणों में फरवरी 2023 से संपन्न कराने का निर्णय किया गया। प्रथम चरण इस वर्ष के 7 से 21 जनवरी 2023 तक यह आयोजित किया गया था, जिसमें मकानों के नंबर रजिस्टर्ड कराए गए थे और वास्तविक कार्य 15 से लेकर आपको 15 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। और आंकड़े कल के डेट में याद रखिएगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को जारी किया गया। अब हम क्या मैं बोलूं, आप लोग बुद्धिमान हैं, इशारे समझ जाइएगा। हर अवसरों पर कहीं न कहीं हमें इस प्रकार की कुरीतियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले कुछ ही समय में। अभी सभी लोगों को लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, राजनीतिक फायदे इससे मिलेंगे, साथ ही साथ जातिगत रूप से लोगों के तक पहुंच स्थापित होगी, हम योजनाओं को सही पहुंच कर पाएंगे। तो इससे के 10 से 15 साल बाद इसकी स्थितियां देखिएगा, ये आंकड़े निरंतर जारी रहते हैं तो बिहार पुनः, मैं अभी ही भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिहार पुनः जातिगत हिंसा और वर्चस्व की लड़ाई में पुनः जाएगा। रीजन उसके पीछे है कि जो कमतर पार्टियां हैं, जो जिनकी संख्या कम है, वो अपने आप को लामबंदी और गोलबंदी पुनः करना शुरू करेंगे। जो 1970 से लेकर 2010 तक 2005 तक की स्थितियां जो थी पहले, वो पुनः देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं सरकार क्या करेगी इसके संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है आप लोगों तक सूचनाओं को पहुंच स्थापित करना। उसके बाद देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा, यहाँ पर सफर सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के संस्थापक कौन है? डॉक्टर गुरफान बेग। अब ध्यान रखिएगा, आप लोगों को दिल्ली आ रहा, सर्दी का मौसम आ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, तो दिल्ली प्रदूषण के लिए मैंने आप लोगों को गत वर्ष में ही आपको युक्ति आई इसके ऐप पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज जो बना हुआ, उसमें सारे कंटेंट आपको रेडी है। साथ में मैगजीन जो आएगा आपको 5 से 10 दिन में मैगजीन आप लोगों को ई फॉर्म में आपको ऐप पर अवेलेबल होंगे। उसमें भी आपको वायु प्रदूषण संबंधी सारे आंकड़े दिए गए हैं, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मात्र देखिए 21 रुपये मंथली के हिसाब से लिया जा रहा है। कुल आपको 251 रुपया में भी रखा गया साल का, ठीक है ना। तो 21 रुपया में आप लोगों को टोटल मैगजीन लगभग रहेगा 70-80 पेज का, हार्डली 100 पेज भी जा सकता है। वर्क चल रहा है उस पर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको महीने के रहेंगे, जो आपको है ना बस उसको रिवाइज करते चलना है और आप बेहतर स्थिति में होंगे। आप मेरे साथ युक्ति आई इसके साथ काम करके देखिए, अपने स्टडी करके देखिए, आपको वही चीज़ें दी जाएगी जो एग्जाम में टैली करेगा। आप देखते होंगे आपको दैनिक जागरण की बात की जाए या जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो केवल टू दी पॉइंट होती है और एग्जाम फैक्ट होती बात, एग्जाम वाली टॉपिक को ही कवर किया जाता है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, समुद्र में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। समुद्र के किनारे इंतजार करके मोतियों को भी चुना जा सकता है, ठीक है ना, और अमीर बना जा सकता है, अपनी संपन्नता को तय किया जा सकता है। जरूरी नहीं समुद्र की गहराई में उतर कर ही मोतियों को लाया जाए। आप वेट कीजिए कुछ दिन समुद्र के किनारे, आपको स्वयं समुद्र आपको मोती देगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ में हमारी टीम चलती है तो आपको जल्दी। अब ये एक देखिएगा, प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को नीलामी होगी। यह बहुत ही बेहतर नवाचार है शासन प्रशासन को जन जागरूक रूप से जोड़ने का। देखिए इससे पहले क्या हुआ करता था, जो भी उपहार मिलते थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोगों को, तो वो अपने घर की आवश्यकताओं के रूप में देखते थे और घर के सजावटी में उसका उपयोग करते थे। पर वर्तमान प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो आपको सीखने लायक है। आप सार्वजनिक पद पर जाकर समाज हित में, जनहित में कितना बेहतर योगदान कर सकते, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप केवल अपने सरकारी योजनाओं को पहुंच स्थापित करने में आप बेहतर कार्य करें, जो सरकार दे रही है वही इम्पोर्टेंट नहीं। मैं लगातार इंटरव्यू बोर्ड में लड़कियों से लड़कों से साफ शब्दों में पूछता हूँ, आप अलग क्या करेंगे? सभी लोगों का एक ही जवाब रहता है, मैं समाज सुधार करना चाहता हूँ, नारी सशक्तिकरण करना चाहता हूँ। जो रटी रटाई किताब है, देखिए आप इस प्रकार से भी लाभ दे सकते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, उसकी नीलामी कर सकते हैं, उसके कुछ पैसे अंश राज्य के खाते में डाल सकते हैं। इससे है ना क्या होगा कि और भी लोग प्रेरित होंगे। आप समाज के हर वो कण को है ना राज्य का एसेट बना सकते हैं जो आपके यथाशक्ति में संभव है।
आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री को देखकर लोग प्रधानमंत्री के सामान को खरीदने के लिए आएंगे, करोड़ों रुपए की नीलामी होगी, जो किसी न किसी रूप से राज्यों को यह लाभ पहुंचेगा। इस चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कुल मिलाकर बात की जाएगी, इससे लाभ ही लाभ होने वाला है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिएगा 2030 तक जो 2030 तक सड़क दुर्घटना को आधा करने की चुनौती है। पीटी फैक्ट के तौर पे यह पूछा जा सकता है आप लोगों से कि यह कब तक यह आ सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए कि भारत 2030 तक सड़क दुर्घटना को 50% कमी करने के लिए स्टॉकहोम के लिए गए अंतर्राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। स्टॉकहोम में यह एक संकल्प लिया गया है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत ने 2030 का आंकड़ा रखा है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में वर्ल्ड रोड कांग्रेस की 27वीं सालाना बैठक, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। इसी प्रकार के पीटी फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग सीरियस होते नहीं है, बाद में बोलते हैं कहाँ से प्रश्न आया। आपको दैनिक जागरण से सारे प्रश्न आए हैं, जितने आपको करंट के अफेयर के क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में, सारे प्रश्न पीटी के मिले हैं आपको। अब ये साल भर आप लोग पढ़ते नहीं हो, बोलते हो कि फिर कि सर एग्जाम में हमको 2 महीना पहले हमको मैगजीन दे दीजिए, हमको नोट्स दे दीजिए, उससे एग्जाम नहीं निकलता, मैं साफ मानता हूँ। अब छोटे छोटे कलेक्शन आप करिएगा, देखिए यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अगले एग्जाम में आपको ये सब प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो फिर आप एक्टिव मोड में रहिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो मरे हुए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मैं साफ शब्दों में साफ टू दी पॉइंट बात बोलता हूँ, बौद्धिक मरे हुए लोगों का एग्जाम एक सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप बौद्धिक रूप से मर जाते हैं, कहने का अर्थ है कि बौद्धिक रूप से आप नगण्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों आपको बीपीएससी अपने लिए अधिकारी बनाएगी, ठीक है ना। तो आप बौद्धिक रूप से जिंदा रहिए, शरीर से जिंदा नहीं रहने की जरूरत है। शरीर से तो जिंदा आप लोग जब तक आपका जीवन काल बना रहिएगा, पर बौद्धिक लोग जीवित ज्यादा दिन नहीं होते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो डेली कलेक्ट कीजिए, आप 30 मिनट का वीडियो देखिए। आपका 60 से 70% आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ तो फिर मुझे बोलिएगा कि आपके चीज़ों को यह सर एग्जाम में हेल्प नहीं हो रहा है। आपके हर उत्तर में आपके मानक बदल जाएंगे, लिखने का अंदाजा बदल जाएगा, चीज़ें समझने के तरीके बदल जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को समझिएगा। इस तरह भारत क्या तो दुनिया सबसे लंबे रोड नेटवर्क में मामले में दूसरे स्थान पर, देखिए पीटी फैक्ट है, भारत अभी विश्व में कितने स्थान पर है, सेकंड नंबर पर है रोड सड़क लंबाई में। सबसे बड़ी ऑटो इंडस्ट्री मामले में भारत तीसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा ऑटो निर्माण भारत में ऑटो इंडस्ट्री है, अर्थात गाड़ियां बनती है, सबसे ज्यादा भारत में तीसरे नंबर पर है। तो ये सब आंकड़े आपको कहीं ना कहीं पीटी फैक्ट में काम देंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक पीटी फैक्ट यहाँ भी देख लीजिएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिन की यात्रा पर तंजानिया गए हैं। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान जो प्रमुख है सेना प्रमुख, वो किस देश की यात्रा पर, तो 4 दिवसीय यात्रा पर है। वहां के राष्ट्रपति कौन है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। देखिए सामिया सुलू हसन से भेंट करेंगे राष्ट्रपति जनरल पांडे, भेंट करेंगे। और उनकी राजधानी कहाँ है, दार अस सलाम, और इसके लिए जिंजाबार अरुषा दौरा करेंगे वो। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर। अब चलिए एक पीटी फैक्ट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम क्या है और उनका कार्यकाल कब तक है। इसके चलिए पीटी फैक्ट के तौर पर आप उत्तर लिख दीजिए। कुछ लोगों ने कल का उत्तर दिया था, बहुत अच्छी बात है। लगातार प्रयास कीजिए, ठीक है ना। सिलेक्शन आपको लेना, मुझे नहीं लेना है। सीधा से एक लाइन में जानिए, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर चीजें कोई फायदा नहीं होंगे। गार्जियन का पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, उसके बदले गार्जियन को आप सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत देखिए मैं बहुत कट टू कट बात बोल, कभी कभी लगता होगा सर बहुत रूड है, ठीक है ना। जीवन से मैंने यही सीखा है, ठीक है ना। जो आपका भलाई चाहता होगा वो आपसे रूड बात करेगा, आपकी आपकी हैसियत बताएगा, आप हो कहाँ, ठीक है ना, और आपको काम क्या करना है, ये चीज समझिएगा। और आपसे मैं चिकनी चिकनी बातें करूंगा, लैला मजनू बात करूंगा, 2 शायरी सुनाऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको तत्कालीन रूप से क्षणिक रूप से सुख मिलेगा, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे फेवर में बोल रहे। पर एग्जाम हॉल में जैसे ही जाइएगा हवाबाजियां हो जाएगी, वहां पर सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। इसलिए सीरियस होके 1 से 2 साल तो आपको पढ़नी ही है, मेहनत लगा के इस फॉर्मेट में पढ़िए। पीटी मेंस और इंटरव्यू के चीजें साथ में कीजिए। आप 100% श्योर रहिएगा,
आपका सिलेक्शन पीटी में भी होगा, मेंस में भी होगा, इंटरव्यू में भी होगा, क्योंकि आपने 365 दिन इस पर मेहनत किया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहले ही साल नामीबिया के दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से 6 चीते की मौत हो गई। तो अब केनिया से लाया जाएगा, तो आपसे पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, चीता प्रोजेक्ट के तहत किन देशों से चीता लाने का प्रोग्राम है। तो केनिया एक रहेगा, एक नमीबिया रहेगा, तो नमीबिया केनिया दोनों हो जाएगा, तो उत्तर डी चला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी नामीबिया में 1200 के करीब चीते हैं, तो वहां से लाया जाएगा। चीता प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। कब प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके किस मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है, चीता प्रोजेक्ट के तहत कितने पैसे आवंटित किए गए, सभी चीजों को आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। बहुत हल्का चीज है, इसे बताया गया है पहले भी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। इस पर चर्चा हो चुकी है। आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सपोर्ट कीजिए। युक्ति है, इसको सपोर्ट कीजिए। बिना सपोर्ट के आप लोगों को मैं रंग नहीं ला सकता है। अभी भी 4000 है सब्सक्राइबर, तो यह योग्यता के विपरीत नहीं लगता है। हाँ, बहुत सी चीजें होनी चाहिए तो नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे आप लोगों को मैंने बोला था संख्या 10,000 के आसपास होगी, आप लोग का स्मार्ट टीवी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, क्योंकि एसेट लगाने से पहले समझना पड़ेगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी कीजिए, जल्दी हम लोग भी आने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा आप भी, और सभी का। देखिए केस स्टडी है। देखिए देश में हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं 1947 में, सॉरी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। पर भारत में देखिए ऐसे भी लोग हैं कि भीलवाड़ा में, जो उदयपुर भीलवाड़ा जगह है, वहाँ पत्थर लोहे की कड़ियाँ रखकर वंदे भारत की पट्टी पुताने की कोशिश की गई है। तो ऐसी घटना अगर लोगों के द्वारा की जा रही है, तो एक केस स्टडी के तौर पर आपको समझने होगी कि सबसे पहले विकसित राष्ट्र बनाने से पहले विकसित लोगों को बनाना है। वैचारिक रूप से लोगों को विकसित बनाना होगा, सामाजिक तौर पर विकसित बनाना होगा, संगठित तौर पर राज्य के तौर पर विकसित बनाना होगा। उनके विचारों में कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है, राष्ट्र क्यों होना जरूरी है। राष्ट्र के संदर्भ में ऐसे विकासात्मक कार्य होते हैं, वो सभी समुदायों के लिए होते हैं, न कि किसी खास समुदाय के लिए, किसी खास पार्टियों के लिए, न किसी खास धार्मिक धर्मावलंबी के लिए। क्लियर है। तो ऐसे विकासात्मक कार्यों को हमें करने की आवश्यकता होगी। केस स्टडी से यही पता चलता है कि हम कैसे अपने समाज के लिए ना दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है ना। आप जब भी अपने आस पड़ोस में इस प्रकार की चीजें देखते हैं जहां पर राष्ट्र के विपरीत कार्य हो रहा है, राज्य के विपरीत कार्य हो रहा है, समाज के विपरीत कार्य हो रहा है, तो आप उसके लिए आवाज बुलंद करें। आपका यह ड्यूटी होगा। ठीक है ना। हर चीज संविधान में लिखी नहीं जा सकती, हर चीज बताई नहीं जा सकती। आपका स्वनिर्णय भी आपके मौलिक ड्यूटी को बताता है, राष्ट्र के प्रति वफादारी को बताता है। राष्ट्र किस तरीके से आप राष्ट्र को सशक्त करना चाहते हैं, छोटे छोटे आपके कदम से यह तय किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो केस स्टडी को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बात करूं मैं। विकसित भारत का आधार युवा है शक्ति, यह बात की जा रही है। तो देखिए हाल ही में भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना। तो उसके लिए बहुत सी अहम तथ्य के तौर पर युवाओं की आबादी भारत में बढ़ी हुई है। हम इस पर प्लस पर है सभी राष्ट्रों से, विश्व के सभी राष्ट्रों से प्लस पर हमें हमारे युवाओं की संख्या अधिक है, अर्थात कार्यशील जनसंख्या अधिक है। तो हमें युवाओं को बेहतर संसाधन के तौर पर यूज करने की आवश्यकता है, एसेट के तौर पर यूज करने की आवश्यकता है। तो भारत मिशन के लिए जागरूक मानवीय शक्ति के रूप में निखारा जाएगा, इसके लिए बात किया जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस लक्ष्य के लिए सलाह के तौर पर हम और भी काम कर सकते हैं। जो मिशन को प्रभावी सक्रिय तत्वों के तौर पर हम विकसित दिशा दे सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भी कह चुके हैं कि बार बार विकसित भारत के निर्मित करने के लिए युवा शक्ति की सहभागिता की बात दोहराई है कि युवा शक्ति की कैसे सहभागिता बढ़ सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का साकार रूप देने के लिए कोशिश के लिए अनेक
कार्य किए गए। शिक्षा मंत्रालय शिक्षण संस्थानों के बीच बड़ी भूमिका, राष्ट्र के विकास के लिए विचार, राष्ट्र दृष्टि, मानवीय शक्ति सृजित किया गया, ये सब बातें की जा रही है। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं शक्ति का योगदान हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग युवा हैं, जरूर आपने अपने नेतृत्व को समझिएगा। केवल नेतृत्व सरकारी जॉब प्राप्त कर लेने के बाद ही नहीं दे सकते, लोग कल्याण कर सकते हैं। कल एक इंटरव्यू में एक बच्ची आई थी, जिसमें उनसे पूछा गया, वो बार बार बोल रही थी मैं समाज में जाकर समाज के लिए बेहतर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा समाज क्या है, समाज को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। युवाओं में जोश है हम समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, पर समाज की परिभाषा क्या है यह बेहतर नहीं है। समाज में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम बाह्य शक्तियों और उनके द्वारा रचित और निर्मित उत्पादक एवं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए परिलक्षित होगी। प्रत्येक समाज पारंपरिक प्रेरणा, मूल्य और नैतिकता होती है, तो युवाओं के माध्यम से प्रभावित होगी। पश्चिमी समाजों में, एशियाई समाजों अपनी पारंपरिक ऊर्जा शक्ति इत्यादि ऐसे बातें की जा रही है। कुल मिलाकर हम बात करें कुछ रिपोर्ट्स डाटा की, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट देखिएगा। पहले रिपोर्ट से पहले चीन के कन्फ्यूशियस, जो बहुत ही प्रेरणादायी रहे चीन के इतिहास को बदलने में, उनके युवा नेतृत्व को समझाने में, देश के युवाओं को ऊर्जा अस्तित्व बनाने के लिए उनके द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए संतुलित जो प्रयास सहयोग किए गए थे, उसका योगदान चीन में बेहतर है। तो उससे हमको सीखा जा सकता है कि हम बेहतर युवाओं को कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय संदर्भ में समझिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कोशिश थी, जिसमें एक शक्ति राष्ट्र एक शक्ति बन सके, ऐसा योगदान। बिहार वर्ष 2022 की सांख्यिकी मंत्रालय 2022 की युवा शक्ति के तौर पर एक शीर्षक प्रकाशित किया था, भारत में युवा। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, तो उसके अनुसार क्या है, जनसंख्या में 33.3 करोड़ थी, जो जिसके ध्यान रखिएगा 2036 में 34.45 करोड़ होने का अनुमान है। 2020 के लगभग 50% आबादी ऐसे युवाएं रहेंगी जिनकी उम्र 25 वर्ष से कितना होगा, लगभग आपको 65 वर्ष प्रतिशत आबादी 35 वर्ष की उम्र तक होगी। तो ध्यान रखिएगा 50% आबादी जिनकी 25 वर्ष होगी और 65% ऐसी आबादी जिनकी उम्र 35 होगी। तो ध्यान रखिएगा भारत में 65% युवा जो आबादी है, जबकि कई विकसित देशों में श्रम बल का लगभग 20% ही युवाओं का है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग 65% भागीदारी के तौर पर युवा भारत में है। तो हमारे पास विकसित होने के लिए बहुत नवाचार है, बहुत से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, नवीन नवीन प्रौद्योगिकियों को डेवलप किया जा सकता है। युवाओं में कार्य क्षमता होती है, अधिक कार्य कर सकते हैं, अधिक सशक्त बना सकते हैं राष्ट्र को। इस प्रकार से हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। तो कुल मिला के युवाओं को अगर एक एसेट के तौर पर हम यूज करें, तो राज्य को, देश को हम बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही संयोजित तरीके से कार्य करना होगा और हमें बेहतर संस्थानों का निर्माण करना होगा, साथ ही बहुत सी चीजें युवाओं के लिए हित में काम करना। कुल मिलाकर बात यही की जा रही है, जिसे आप लोग देखेंगे। महिलाओं आरक्षण का होगा बदलाव, देखिए वही बातें की गई हैं जो पहले की जा रही है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे। रिपोर्ट में 2019 के चुनाव के बाद की स्थिति बताई गई। विधानसभा चुनाव में रिपोर्ट को 60% अधिक वोट महिलाओं के द्वारा दिया गया था, तो महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है, तो लोग वोट जाके दे पा रहे हैं। तो ये सब चीजें 2020-21 की देश की कुल श्रम बल 25.1% महिलाएं थी। विश्व बैंक के अनुसार यह 27% पुरुषों की तुलना में औसतन 90% अधिक महिलाएं घरेलू कामों में करती है। नवीनतम राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 49 वर्ष की केवल 32% विवाहित महिलाएं ही रोजगार में संलग्न है। तो आंकड़े इस प्रकार से केवल 32% महिलाएं रोजगार में संलग्न है, जबकि उसी आयु वर्ग के पुरुषों में 98% लोग हैं कार्य है। तो इसको अगर संख्या बढ़ाई जाए तो जीडीपी में बेहतर वृद्धि होगी। विश्व बैंक के अनुसार यदि किसी देश की 50% आबादी गैर उत्पादक कार्यों में संलग्न हो, तो वह कभी भी अपनी संभावना का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए 50% आबादी को हम और भी अवसर देने की आवश्यकता, और भी हम चीज़ों को कर सकते हैं और बेहतर हम चीज़ों को देश के एसेट के निर्माण करवा सकते हैं और जीडीपी ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। वर्तमान के जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा उसमें वृद्धि कर सकते हैं।
एशियाई विकास बैंक के अनुसार यदि उत्पादक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो जीडीपी में सालाना 4.2% की बढ़ोतरी। अगर हम महिलाओं को बढ़ा देते हैं तो जो वृद्धि हो रही है उसमें 4.2 ऐड कर दीजिएगा, तो कुल मिलाकर हम लोग 10 के आंकड़े के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यह देश के जीडीपी में ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं 60% की अधिकतम बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम महिलाओं को और भी सशक्त कर सकते हैं और भी उन्हें बेहतर प्रबंधन की सुविधाएं दे सकते हैं, जिससे उनका सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जो उत्थान हो वो हो सके। कुल मिलाकर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उत्थान के साथ साथ उनके लिए हम बेहतर प्रबंधन मुहैया करा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपसे पीटी में पूछा है इस बार बीपीएससी में। आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ लीजिए, आप बोलिएगा प्रश्न नहीं आया, यही पूछा है ना, जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यही सब प्रश्न मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कितनी बार चर्चा किया, जब वो जेंडर गैप 2022 आया था उस पर भी मैंने चर्चा किया था। तो आप लोग स्वयं देख लीजिए ना प्रश्न कहाँ से आ रहा है, फिर भी आप लोगों को टेंशन होता है कि प्रश्न नहीं सॉल्व होता है। अगर मेरे दैनिक जागरण को पढ़ाने वाले स्टूडेंट अगर करंट में 30 करंट पूछ रहा है, 30 में 30 नहीं सही में कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि सीरियस होकर पढ़े नहीं होंगे। सीधा सा एक लाइन में मैं बात बोलता हूं, आपको जो भी प्रश्न होंगे कहीं ना कहीं इसकी चर्चा 365 दिन में हो चुकी होगी। अब आप इसको एक्टिव मोड में कितना लिखते हैं, राइट डाउन कितना करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग नोट्स बनाते इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। कल मैंने क्वेश्चन दिया किसी ने ही नहीं लिखा, तो अब सीरियस आप लोग नहीं हो, अब बोलोगे सर कि दैनिक जागरण एनालिसिस करा दीजिए, सर दैनिक जागरण करा दीजिए। अरे पंडित का यहाँ पर पोथी नहीं चल रहा है ना कि पढ़ाऊंगा उससे आप लोग रट जाइएगा, कभी नहीं होगा। बीपीएससी के चेयरपर्सन आपको कॉपी दे देगा कि ये क्वेश्चन आएगा इस सिलेबस से, पढ़ लो, फिर भी आप लोग सिलेक्शन है। रीजन उसके पीछे कि आप लोग 365 दिन उस पर लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप लोग को एक जमाल गोटी सॉरी, एक ऐसी बूटी चाहिए जिसको पीते ही आपका रिजल्ट हो जाए। आप लोग सभी लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, जितने लोग पढ़ते हो पढ़ाते हैं स्टूडेंट सभी लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। 2 महीने का क्रेश कोर्स चाहते हो, 2 महीने क्रेश कोर्स में क्या होगा, जिसके लिए पहले से पढ़ रहा उसके लिए फायदे है, नए स्टूडेंट के लिए फायदा है। सोच के देखिएगा, ये बुरी बातें लग सकती है आपको, मैं कभी कभी अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसके लिए क्षमा चाहता, पर हकीकत यही है, आप मानो या ना मानो। अब देखिए अब यह पीटी में प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे अगर नहीं सही होगा तो इसे समझने बहुत ही गलत बात है ना। अब इसमें देखिए भारत 2022 जो ये रिपोर्ट आया था 146 देशों में 135वें स्थान पर, देखिए ये भी पीटी पैक पूछा जाएगा। अब जेंडर गैप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जेंडर गैप करने के लिए सामाजिक बंधनों की पकड़ को जरूर कमजोर करनी होगी। यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति पुरुषवादी दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हालांकि बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं और भी हमें उसे तेज गति देने की जरूरत है। लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण के लाभ राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है, हम और भी बेहतर इसके लिए कर सकते हैं। पंचायतों में पहले आरक्षण मिल चुका है, तो हम उन्हें कहीं ना कहीं और भी बेहतर सशक्त कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करेंगे फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो बातें बोली जा रही है उसे सीरियस समझिएगा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब है कि उस दिशा में आप कितने एक्टिव मोड में काम करते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।